आज जहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं वहां की नदियां सब नाले बन गई हैं। जितने ज्यादा शिक्षित उतनी ज्यादा नदियां प्रदूषित। अब का जो शहरीकरण है जिसको अर्बनाइजेशन कहते हैं वो कंप्लीटली एंटी नेचर है। अरे भाई, ग्रीन कलर करने से ग्रीन सिटी नहीं बनता। भारत का रियल बैंक आरबीआई नहीं है, भारत का रियल बैंक है वाटर बैंक। की बारिश के दिनों में वो जो पानी दौड़ के एकदम से पूना में आता है उसको चलना सिखा दो। जब वो चलने लगे तो पकड़ के धरती माता के पेट में बैठा दो। कुल 1% जमीन अंडर द फ्लड थी। अभी आपको मालूम है कितनी है? मोर देन 40% लैंड अंडर द फ्लड। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत के गांवों की जवानी, गांवों का पानी और गांवों की किसानी गांव में रोकनी पड़ेगी। नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आज एका अत्यंत इंटरेस्टिंग व्यक्तीशी आपल्याला चर्चा करायची, गप्पा मारायच्या आहेत। त्यांची आणि माझी ओळख 20 वर्षापूर्वी झाली, ती आमच्या पाठ्यपुस्तकात। राजेंद्र सिंह असं त्यांचं नाव आहे। 20 वर्षापूर्वी आमच्या अभ्यासक्रमात कदाचित आपल्याही खूप जणांच्या त्यांच्या जोहड पुस्तकातला काही भाग होता, तुम्ही वाचला असेल, त्याच्यावर उत्तरं दिली असतील। भारताचे पाणीवाले बाबा अशी त्यांची ओळख आहे। त्यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळालेला आहे, स्टॉकहोम पुरस्कार मिळालेला आहे आणि पाण्याबद्दल गेले जवळपास 50 वर्ष तरुण भारत संघाच्या माध्यमातून आणि इतर अनेक प्रकल्पातून त्यांनी काम केलेलं आहे। त्याच्याबद्दलची अधिक माहिती त्यांच्या बोलण्यातून येईलच, पण अशा एका देशावरती परिणाम घडवणाऱ्या, देशावरती सोडा, जगात असे 50 लोक आहेत की जे पाण्याबद्दल काम करू शकतात आणि पृथ्वीला वाचवू शकतात, अशा यादीमध्ये त्यांची नोंद झालेली होती आहे। अशा माणसाशी आज बोलायला मिळतंय आणि पाण्याबद्दल पुढचे काही मिनिटं मला मनापासून त्यांच्याकडून समजून घ्यायचं आहे। सर, स्वागत आहे आपका। धन्यवाद। पहिला प्रश्न हा आहे, तुम्ही ज्यावेळी काम चालू केलं 70-80 मध्ये, तेव्हाचे पाण्याचे प्रश्न आणि आता 2024 मध्ये आपण बोलतोय, तेव्हाचे पाण्याचे प्रश्न, काय फरक दिसतो, काय बदलाव दिसतो? बहुत फर्क है। 1970 के दशक में मैं भारत की किसी भी नदी में जाके पानी उठा के पी सकता था। 50 साल पहले जब हमने पानी का काम शुरू किया तब भारत की नदियों का पानी पीने के लायक था। आज भारत में एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसका पानी उठा के मैं पी सकूं। इवन गंगा का पानी नहीं बचा है पीने के लायक, यमुना का पानी पीने के लायक नहीं बचा है। उस जमाने में धरती पे चोए का पानी जगह जगह बारिश के दिनों में दिखता था, अब नहीं दिखता। उस जमाने में तालाबों में पानी दिखता था, अब नहीं दिखता। कुछ इलाके राजस्थान के ज़रूर ऐसे थे जहाँ पानी नहीं था। राजस्थान में जहाँ हमने काम शुरू किया वहाँ के लोग बेपानी होके शहर चले गए थे और उनका बेपानी होके उजड़ने का बड़ा एक कारण था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के वक्त हमारे राजाओं को, राजस्थान के राजाओं को ये अंदाज हो गया था कि भारत आज़ाद होने वाला है। इसलिए उन्होंने जो अपने जंगल बचा के रखे थे उन जंगलों को कटने की छूट दे दी। और जब धरती बेजंगल होती है, बिन हरियाली होती है, तो फिर तो बिन पानी हो जाती है। तो हमारा इलाका भी बेपानी इसलिए हुआ कि वहाँ आज़ादी के आंदोलन के वक्त हमारे जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, वो राजा लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब तो ये जंगल हमारे हाथ में रहेगा नहीं, तो जंगल को कटने दिया और जंगल कटा तो धरती बेपानी हो गई। जो भी बारिश हुई बह के चला गया। तो वो जो दौर था वो दौर ज़रा अजीब था। लेकिन फिर भी जैसलमेर जैसे शहर में 700 साल पहले जो गढ़सीसर तालाब बना, उसका पानी जो ऊँट 1500 ऊँट रोजाना काबुल, कंधार, काजिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार के लिए व्यापार करने के लिए जाया करते थे, उनको पीने का पानी था। कल्पना कर सकते हो कि जिस जगह पर साल भर में केवल इतना पानी बरसता हो, उस जगह पर 1500 ऊँटों के लिए साल भर पीने का पानी कैसे मिलता था? 200 व्यापारी उन ऊँटों के साथ रोज जाते थे। तो वो जो परंपरागत भारतीय ज्ञानतंत्र था, उसमें उन्होंने
जहाँ कम पानी बरसता है वहाँ एक तरफ बारिश की बूंदों को पकड़ के सहेजना और दूसरी तरफ अनुशासित होकर उनका उपयोग करना। तो जल उपयोग दक्षता बहुत थी भारत में, और उस दक्षता का जो प्रभाव था वो तब तक रहा जब तक हम बहुत शिक्षित नहीं हुए। आज जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ की नदियाँ सब नाले बन गई हैं। जितने ज़्यादा शिक्षित उतनी ज़्यादा नदियाँ प्रदूषित। जहाँ जितने पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग रहते हैं, उनकी नदियाँ सबसे ज़्यादा गंदी हैं। तो अभी का दौर तो बदल गया है। उस ज़माने में लोगों की आंखों में पानी था, दूसरे को प्यासे को देख के पानी पिलाने का जज्बा था। अभी तो लोगों की आंखों का पानी भी सूख गया। सही है। वो दिन और आज का दिन बहुत फर्क वाला दिन है भाई। सही आहे. आपण एक खूप महत्वाची गोष्ट बोललात की जितके जास्त शिक्षित लोक तितकी जास्त प्रदूषित नदी. आपण आता पुण्यात बसलोय, पूर्ण अर्बन माझी बॅकग्राऊंड आहे. आमचा नदीशी असा काही जैविक संबंध नाही आलेला. आमच्यासाठी नदी हे धरणातून सोडलेलं पाणी ज्या वेळेला होतं त्यावेळी नदी नदी होते. इतर वेळेला ती एक छोटासा असा एक प्रवाह असतो, तो कितपत त्याच्यात जाताही येत नाही. तर हे जे शहरी भाग आहेत, अर्बन भाग आहेत, कॉस्मोपॉलिटन भाग आहेत, बेंगलोरमध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेम आला, पुण्यात आता आमच्याकडे आज आपण बसलोय, काल फ्लॅश फ्लड सारखा पाऊस झाला, वर्षातनं 10दा होतो, मुंबईमध्ये फ्लडिंग होतं. तर शहरी भाग आणि पाणी यांचं नातं नक्की कसं इव्हॉल्व झालंय, काय झालंय नक्की त्याच्यामध्ये? देखो, ये जो शहरी समाज है, शहरी समाज में शिक्षा का प्रभाव अधिक होने के कारण वो परावलंबी हो गया है। उसका रिश्ता अपने प्रकृति से, अपनी धरती से टूट गया है, विखंडित हो गया है। जब वो प्रकृति के साथ जुड़ा था तो प्रकृति ही उसका भगवान था। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर, भय गे वे आ ने, ये जो पंच महाभूत हैं यही हमारा भगवान था। उस काल में शहरी और ग्रामीण जब तक इस भगवान के साथ जुड़े थे, जब तक लोग ये मानते थे आपहा ब्रह्मास्मि, ये जो जल है यही ब्रह्म है, यही ब्रह्मांड को बनाता है, यही ब्रह्मांड को चलाता है, जब तक ये भाव था तब तक जल बिक्री की चीज नहीं थी, ये बिकता नहीं था। तब ये जीवन था, तब इससे हमारा जीवन बनता और चलता था। अब ये बिक्री की चीज हो गई है, अब ये बाजार में बिकता है। तो उस काल का फर्क शहरी, तब शहरी भी प्रकृति के साथ, उसको उस जमाने में नागरिक कहते थे, वो जो नागरिक था वो भी उस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। आज का जो शहरी है वो तो इस प्रकृति से बिल्कुल कट गया है। वो इस प्रकृति के साथ जो उसके आत्मिक रिश्ते हैं, जो अपनेपन के रिश्ते हैं, वो अब नहीं बचे हैं। इसलिए आज का शहरी और उस जमाने का शहरी, उन दोनों में बहुत बदलाव आया है। और अब का जो शहरीकरण है, जिसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो अर्बनाइजेशन कंप्लीटली एंटी नेचर है। वो कहते हैं कि ग्रीन सिटी है, अरे भाई ग्रीन कलर करने से ग्रीन सिटी नहीं बनता। ग्रीन तो एक जीव है, लाइफ है, जो जल से शुरू करती है। जल जब मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी में जो भी सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट करके ग्रीनरी सूरज से आने लगती है, उसकी जर्मिनेशन की प्रोसेस में, और वो फिर एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके हमारे जीवन के लिए O2 देती है। ये जो सिंपल ज्ञान था, ये जो सादा ज्ञान था, इस सादे ज्ञान को भारत के लोग बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन अब ये ज्ञान नहीं बचा है। अब तो शिक्षा आ गई है। शिक्षा हमें श्रम विहीन बनाती है। शिक्षा का चरित्र है इंसान को श्रम विहीन बनाना। विद्या का चरित्र है श्रमनिष्ठ बनाना। जितना तुमने इस प्रकृति से लिया उतना उस प्रकृति को मेहनत से वापस दे दो।
जब तुम श्रमनिष्ठ होकर देते हो नेचर को, तो आपके मन में एक विद्या का भाव आता है। तो ये जो शिक्षा और विद्या का फर्क है, ये समझ लेना चाहिए कि ये जो अर्बनाइजेशन है ये शिक्षा की देन है, और जो भारतीय ज्ञानतंत्र था, जो विद्या थी, वो शुभ के लिए काम करना सिखाती थी। शिक्षा केवल और केवल लाभ के लिए काम करना सिखाती है। वो हमें केवल लाभ के लिए बनाती है, लाभ के लिए आगे बढ़ाती है, लाभ के लिए हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, सब कुछ लाभ के लिए करती है। लेकिन विद्या ऐसा नहीं करती। विद्या शुभ के लिए करती है। विद्या से हमारे व्यवहार में, जिससे सबका भला होता हो, जिससे सबका अच्छा होता हो, उसको काम करने का भाव आता है। मेरे जीवन में जब तक शिक्षा थी, मैं श्रम नहीं करता था। जिस दिन से मेरे जीवन की शिक्षा मिटी, उस दिन से मैं विद्या से लेके फावड़ा चला के, सबसे पहले मैंने 1 साल में 14 घंटे से लेके 16 घंटे काम करके चौंतरे वाला जौहर गोपालपुरा में बनाया। तब से विद्या आई। तो विद्या जो है वो आपको, आपके अंदर के विचार को, आपकी वैचारिक क्रांति को, आपकी श्रम निष्ठा से श्रम में बदल देती है। तो विद्या का चरित्र है सबके लिए, प्रकृति के लिए शुभ कर्म करना, सबके भले का काम करना। शिक्षा का काम है केवल लाभ के लिए सोचना। तो ये जो लाभ के लिए सोचना है, ये अर्बनाइजेशन को बढ़ाता है। क्योंकि लाभ, अर्बनाइजेशन में यदि आप लाभ के लिए नहीं सोचोगे, तो अर्बनाइजेशन लाइफ आपकी टिक ही नहीं सकती। आपको लाभ कमाना ही पड़ेगा, तभी आप शहर में रह सकते हैं। तो ये जो शहरीकरण है, ये लाभ है, और जो प्राकृतिक जीवन है वो विद्या है। बहुत ही सटीक बताया आपने। प्रश्न असा पडतो की आम्हाला हे समजतं की हे सगळं आजूबाजूला चुकीचं होतं आहे, पण आमच्याकडे पर्याय नाही आहे. आम्ही म्हणतो की सिमेंटची जंगलं झालीत, पण आमच्या पोटा पाण्यासाठी, आमच्या विकासासाठी आम्हाला त्याच जंगलांमध्ये फ्लॅट घ्यावा लागतो, तिथंच राहावं लागतं. सो डिस्पाइट नोईंग इट इज नॉट गुड, वी हॅव टू बी पार्ट ऑफ दॅट रियालिटी. अशा वेळेला शहरातल्या माझ्यासारख्या माणसानं काय केलं पाहिजे की ज्यानं भविष्यात पाणी हा प्रश्न राहणार नाही? बहुत अच्छा। देखो, पहले ये समझ लो कि ये जो बाढ़ और सुखाड़ है, ये जो ड्राउट एंड फ्लड है, ये ड्राउट और फ्लड एक ही सिक्के की 2 साइड्स हैं, एक ही कॉइन की 2 साइड्स हैं। सुखाड़ जब आता है, जब धरती नंगी हो जाती है, जब धरती में घास नहीं होता, जंगल नहीं होता, खेती नहीं होती, तो उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। तो मिट्टी का मॉइस्चर जब खत्म हो जाता है और धरती में पानी नहीं रहता, जो आपका वाटर बैंक है, जो आपका रियल बैंक है, रियल भारत का रियल बैंक आरबीआई नहीं है, भारत का रियल बैंक है वाटर बैंक। धरती के पेट का जो पानी का बैंक है वो ही रियल बैंक है। यदि आपका वाटर बैंक खत्म हो गया तो आपकी आरबीआई की करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू को सस्टेनेबिलिटी देने का काम केवल पानी करता है, केवल जल करता है। तो ये जो जल है, ये जल हमें समझना पड़ेगा कि जल की कमी जब होती है तब ड्राउट आता है, और जब ड्राउट आता है तो कभी कभी क्लाउड्स क्लाइमेट चेंज के कारण आके ब्रस्ट होते हैं, एकदम से टकरा जाते हैं। बे ऑफ बंगाल से आने वाले क्लाउड्स और अरेबियन सी से आने वाले क्लाउड्स, कभी कभी वो दोनों आपस में टकराते हैं, और कभी कभी वन साइड के क्लाउड्स भी वहाँ की सिचुएशन से टकराते हैं। यदि वो बैरन लैंड है, नंगी धरती है, और क्लाउड्स आए हैं और वहाँ की हीट वेव से वो बादल ऊपर उठ गए हैं, तो जब हीट वेव से बादल ऊपर उठते हैं और फिर उनको बदला हुआ मौसम दूसरी तरफ दिखता है, तो एकदम से ब्रस्ट हो जाते हैं, और ब्रस्ट होके सारा पानी तेज से आता है। तो जब तेजी से पानी आता है तो फिर सारा पानी एक्यूमुलेट होकर नीचे आ जाता है। यदि आप इस ड्राउट और फ्लड का इलाज करना चाहते हैं, आप अपने पूना शहर को बाढ़ से बचाना चाहते हैं, तो पूना शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पूना का जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया की हरियाली को इंश्योर करना पड़ेगा कि बारिश के दिनों में वो जो पानी दौड़ के एकदम से पूना में आता है, उसको चलना सिखा दो। जब वो चलने लगे
तो पकड़ के धरती माता के पेट में बैठा दो, फिर ना लगेगी नजर सूरज की उसे, उससे अपना जीवन चला लो। और वो जो पानी धरती के पेट में बैठाया ना, उससे तुम्हारी नदियों में पेरेनियल फ्लो मिलेगा, उससे जो स्ट्रीम्स हैं वो रिजुनेट होंगी। तो वो जो सारा पानी एकदम से आया वो एकदम से नहीं आएगा, वो पूरे साल डिवाइड होके धीरे धीरे आएगा। तो ये जो बाढ़ है और सुखाड़ है ये तब आते हैं जब आप या तो नदियों की जो जमीन है उस पर एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, नदियों की जमीन को जहाँ नदियाँ बहती हैं उसको सक्रिय कर देते हैं। तो सक्रिय करते हैं तो जो पानी फैल के बहता था अभी वो कम जगह में बहता है तो ऊपर आ जाएगा। जैसे तुम्हारी मूला मुथा में दोनों तरफ दीवारें कर दी हैं जहाँ नदी अपनी आज़ादी से बहती थी। नदी की अविरलता और निर्मलता ये दोनों जब नदी से आप छीन लेते हैं तो नदी क्रोध में आती है, द एंगरनेस ऑफ द रिवर। सो वो जो एंगरनेस ऑफ द रिवर है वो बहुत खतरनाक होती है, फिर वो बाढ़ लाती है। और जहाँ से वो पानी आया ऊपर से तेजी से वहाँ सुखाड़ हो जाता है, ड्राउट हो जाता है। तो यदि हमें अपने शहरों को पानीदार बनाना है और फ्लड फ्री बनाना है तो जैसा काम हमने राजस्थान में किया वैसा काम करना पड़ेगा। पानी तो बरसता है हर साल मेरी ज़मीं पर दौड़कर चला जाता है समुद्र में वो जहां बरसा है रोक लो उसको, तालाब नदियां बहने लगेंगी उससे, जीवन चलेगा उससे, ना उजड़ेगा शहर ना उजड़ेगा गांव, दोनों रहेंगे पानीदार। तो जब तक हम समाज को पानी के साथ जोड़ के, नदियों के साथ जोड़कर पानी के रक्षण और संरक्षण का काम सामुदायिक विकेंद्रित विधि से नहीं करेंगे तब तक हम बेपानी होते जाएंगे, बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्रलय से घिरते जाएंगे। ये बाढ़ और सुखाड़ की प्रलय, बाढ़ और सुखाड़ की मार दोनों साइमल्टेनियसली आएंगी। पहले या तो बाढ़ आती थी सुखाड़ आता था, अभी दोनों साथ साथ आते हैं, बाढ़ भी आती है सुखाड़ भी आता है। पीने का पानी नहीं होता, आप चारों तरफ पानी पानी देखेंगे पर आपके पास पीने के लायक पानी नहीं होगा। तो ये जो क्रम है हमारा जिसको हम विकास कहते हैं, इस विकास ने आज़ादी के बाद हमारी धरती पर, हमारे शहरों में भी और गांव में भी ड्राउट और फ्लड उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया। जब मुझे आज़ादी मिली उस वक्त मेरी धरती पर केवल 4% ज़मीन थी जो ड्राउट में कभी कभी होती थी। सबसे ज़्यादा हिस्सा था राजस्थान का, थोड़ा सा कर्नाटक का बीजापुर वाला इलाका और थोड़ा सा बहुत मामूली सा मराठवाड़ा का इलाका था और थोड़ा सा तेलंगाना था। 4 राज्यों में मामूली मामूली ड्राउट होता था और बहुत सारे राज्य तो ड्राउट की लिस्ट में ही नहीं थे आज़ादी के वक्त। आज तुम्हें मालूम है 17 स्टेट अंडर द ड्राउट, द लिस्ट ऑफ द ड्राउट। और उस जमाने में 1% जमीन पर फ्लड आता था। तुम्हें मालूम है फ्लड कहाँ आता था? थोड़ा सा बिहार में आता था, थोड़ा सा बंगाल में आता था और मामूली सा उड़ीसा में। ये राज्य थे जो जिनमें थोड़ा, और बहुत मामूली असम में आता था। अच्छा। कुल 1% जमीन अंडर द फ्लड थी। अभी आपको मालूम है कितनी है? मोर देन 40% लैंड अंडर द फ्लड and 60% land facing the scarcity of water. You can say the drought. So now this country facing drought and flood simultaneously. So this is called प्रलय। हम प्रलय के रास्ते पर हैं और इस प्रलय से बचने के लिए आप जैसे युवा लोग यदि सोचेंगे तो हो सकता है कि हम बच जाएं। अभी भी हमारे देश में पानीदार बने रहने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी भी तुम देखोगे, मैंने पिछले 10 सालों में दुनिया के 127 देशों की 1 बार से लेके 5 बार तक यात्राएं की हैं।
मैंने देखा कि दुनिया कैसे उजड़ रही है बेपानी होकर। और जब अफ्रीकन्स और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के लोग यूरोप के शहरों में जाते हैं तो यूरोपियन उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं। यू आर फॉर्चुनेट। अभी इंडियंस को नहीं बोला जाता, अभी भी इंडियंस को वो अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे लोग जाके उनके लिए अच्छा ही करते हैं। पर ये कब तक नहीं होगा? ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पानी बचा है। जिस दिन तुम्हारे पास पानी नहीं बचेगा उस दिन तुम्हारा जो माइग्रेशन, जो जिसे आज माइग्रेशन कहते हैं, वो माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट में बदल जाएगा। फिर लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, बेपानी होकर देश छोड़ के जाएंगे और फिर वापस आने का नहीं सोचेंगे। जैसे अफ्रीकन्स नहीं सोचते वापस आने का, जैसे सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज नहीं सोचती, वैसे ही भारतीय भी नहीं सोचेगा। भारतीय अभी जाके भी वापस आने का सोचता है, इसलिए उसको माइग्रेटरी, इसलिए उसको इकोनॉमिक माइग्रेटरी कहते हैं। तो अभी फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि हमें दुनिया में क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बोला जाता। तो अभी मैं अपने देश के, खासकर आप जैसे युवाओं को और अपनी अगली पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि यदि उनको इस बुरे कलंक से बचना है तो इस देश को पानीदार बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। हम सब लोग जानते हैं पानी के लिए क्या करना। उसके लिए कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी आंखों में पानी आ जाए, हमारे दिल में पानी आ जाए कि यार देखो हमें अपनी धरती को पानीदार बनाना है। तो बुद्धि तो हमारी बहुत तेज चल रही है, तो हमें मालूम है बुद्धि हमारी कैसे, कहाँ, कितना पानी रोकना। आप जानते हैं ये कंट्री जो है 90 एग्रो इकोलॉजिकल हाइड्रो क्लाइमेटिक जोन की कंट्री है। हिंदी में कहूँ तो भारत देश 90 भू सांस्कृतिक क्षेत्रों का देश है। इसलिए पानी के काम को करना है तो जो हमारी भू सांस्कृतिक विविधता है उसका सम्मान करके करना होगा। मैंने जैसे राजस्थान में किया वैसा ही असम में नहीं हो सकता, वैसा ही आपके कोंकण में नहीं हो सकता। सब जगह ये जो हमारी एग्रो इकोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को समझकर उसका रेस्पेक्ट करके यदि हम वाटर कंजर्वेशन का काम करेंगे तो विनायक जी हम भारत को फिर से पानीदार बना सकते हैं। सर, पण असं होतं की हे सगळं लॉंग टर्म आहे आणि ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे। म्हणजे माझ्या पुढच्या पिढीला पाणी मिळणार नाही, त्याच्या पुढच्या पिढीला कदाचित मायग्रेट व्हावं लागेल, हे मला कळतं। आणि हे थोडं ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे ना, मी जाऊन काय करणार, मला नळातनं पाणी येते, मला बिस्लरी विकत मिळते, तर याचे कॉन्सिक्वेन्सेस पण हिडन वाटतात। तिसरं असं झालंय की मी याला यूज टू झालोय। वर्षातले 2 दिवस पूर येणार, त्या दिवसापुरतं मायग्रेट व्हायचं किंवा सुट्टी घ्यायची आणि परत कामाला लागायचं। सो माझ्या रोजच्या जगण्यामध्ये 1-2 दिवसाच्या डिस्रप्शन शिवाय अजून काही होत नाही। सो शॉर्ट टर्म मध्ये माझा विकास चालू आहे, मी रस्त्यानं जातोय, पैसे मिळतात, IT कंपनी आहेत, आम्ही त्याला म्हणतो की काय CO2 BO2 झाले पण ठीक आहे, आम्ही काचेच्या बिल्डिंग मध्ये काम करतो। तर आमचं जे हे सगळं एक्सेप्ट करणं आहे, वी हैव मेड दिस पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है 2 दिन ऐसा होगा और 50 साल बाद कुछ तो ये होने वाला है, देख लेंगे। ह्या एटीट्यूड से काय करायचं? देखो ये एटीट्यूड जो है ना ये खतरनाक है और इस एटीट्यूड को इस्टेब्लिश करने में भारत के नेताओं का बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के नेता आज भी ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, जबकि गुरु तो छोड़ो, वो कुछ सीखने लायक भी नहीं है। माफ़ करना ज़रा, हम गुरु थे, हम गुरु तभी तक थे जब तक हमारे रिश्ते हमारे जीवन की समग्रता के साथ जुड़े हुए थे, जब तक हमारे रिश्ते प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। उन रिश्तों से दुनिया हमसे सीखती थी, इसलिए हम दुनिया के गुरु थे। और दुनिया हमसे ये भी सीखती थी कि भारतीय लोग प्रकृति के साथ सम्मान करके जो जीते हैं, उनका जो जीवन का व्यवहार है वो सचमुच सीखने और अपनाने के लायक है। आज वो जीवन का व्यवहार हमारा सीखने के लायक नहीं है, अपनाने के लायक नहीं है, व्यवहार करने के लायक नहीं है। हमारी नदियों में क्या नहीं बह रहा है, ऐसा जहर बह रहा है
जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते। भारत की सारी नदियों में जिस तरह के केमिकल्स हमारे फ्लो कर रहे हैं, इसको कोई दुनिया सीखेगी हमसे कि भारत की नदियों में केमिकल फ्लो करते हैं तो चलो हम भी अपनी नदियों में केमिकल फ्लो करें? ये सीखने की चीज है। तो जब हम पानी के बारे में, प्रकृति के बारे में अपना मानकर नहीं जीते तो फिर हमारा जो बिहेवियरल चेंज है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। हमारी विजडम को डिस्प्लेस करता है वो, और वो डिस्ट्रक्शन करता है एटमॉस्फेयर में, और फाइनली डिजास्टर करता है। इसलिए ये जो आपका बिहेवियरल चेंज से जुड़ा हुआ सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज के भारत के लिए। यदि हमारा ये व्यवहार होगा तो हम पतन की तरफ जा रहे हैं। फिर हम गुरु नहीं बन सकते। यदि हमें गुरु बनना है, दुनिया का गुरु बनना है, तो एक ही रास्ता है कि हमारा व्यवहार प्रकृति के साथ जैसा था, हम जिन पंच महाभूतों से निर्मित अपने आप को मानते थे और अपने आरोग्य को अपनी नदी के आरोग्य के साथ जोड़ के देखते थे, अपने आरोग्य को अपनी धरती के आरोग्य के साथ जोड़ के देखते थे, अपने आरोग्य को अपने वातावरण के साथ जोड़ के देखते थे। आज हम उसके साथ जोड़ के नहीं देखते। अभी हम सोचते हैं कि 2 दिन की प्रॉब्लम है, 2 दिन बाद हम जरा इसमें से निकल जाएंगे, फिर वैसे ही जिएंगे। ये वैसे ही जीना जो है ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये शॉर्ट टेम्प है, और इसमें से हम हमारी जो विजडम है उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और इस नेचर में डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ विजडम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉलेज सिस्टम और ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये सचमुच डिजास्टर है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मुझे इस धरती से बहुत प्यार है, मैं प्यार के साथ कह रहा हूँ। यदि हमें सचमुच गुरु बनना है तो हम झूठ बोल के गुरु नहीं बन सकते, हम किसी को डरा के गुरु नहीं बन सकते। हमें गुरु बनना है तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उन गहराइयों को लाना होगा जो हमें, जिनके कारण हमें इस दुनिया ने गुरु माना था। और वो गहराई है केवल और केवल प्रकृति के साथ जीने की, प्रकृति को प्यार से अपने जैसा मानने की। जितना हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्यार करते हैं, उतना ही प्यार उसे करें ना जिस प्रकृति ने हमें बनाया है। तो जब हम अपने निजी जीवन को उस प्रकृति के साथ बराबर प्यार करने लगेंगे, मैं आपको विनायक कह सकता हूँ कि हम दुनिया के गुरु बन सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया हमसे सीखना चाहेगी। दुनिया हमसे सुनना चाहती है कि भारतीय सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं, समुद्र वसने पर्वत स्तन मंडले, देवी विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम नमस्तंभम पद स्पर्श क्षमस्वेव। तो ये कोई हवा में से नहीं आया था। ये जो सूत्र है ये हवा में नहीं था, ये हमारे आचरण में था, ये हमारे कैरेक्टर में था, ये हमारे व्यवहार में था। ये जो आया ये हमारे व्यवहार से आया कि जब हम धरती पे पैर रखें तो उससे क्षमा मांग लें कि हम तेरे ऊपर पैर रख रहे हैं। इतनी विनम्रता थी हमारे जीवन में, इस विनम्रता से हम दुनिया के गुरु थे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया के गुरु कभी नहीं थे और बनेंगे नहीं, मैं लिख के देता हूं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का गुरु हमें नहीं बना सकता। हमें दुनिया का गुरु बनना है तो पंच महाभूतों से प्यार करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारे जीवन में पंच महाभूतों के प्रति प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा, उस दिन हमारा फिर कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर आएगा। और वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमें रियलाइज कराएगा, इंटरलाइज कराएगा श्रमनिष्ठ बनने के लिए, मेहनत से करके खाने के लिए। और वो जो श्रमनिष्ठा है वो हमारा इष्ट बनाएगी। ये इष्ट है हमारी नेचर, जिस नेचर ने हमें बनाया। और ये जो इष्ट है इसके प्रति फिर हमारे मन में श्रद्धा आएगी, फिर भक्ति आएगी। वो जो क्रम है वो क्रम है भारत को गुरु बनने का।
हम गरीब नहीं थे, हम गरीब नहीं हैं। गरीब हमें बनाया जा रहा है ये कहकर कि आप केवल ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये डोनेशन, ये फलाना, ये हमें गरीब बनाने का रास्ता है। हम गरीब नहीं थे, हम मन से गरीब नहीं थे, व्यवहार से गरीब नहीं थे, काम से गरीब नहीं थे, श्रमनिष्ठा से गरीब नहीं थे। हम जब तक श्रमनिष्ठ थे, अपनी प्रकृति को प्यार करते थे, हम गरीब नहीं थे, हम पिछड़े नहीं थे, तब हम दुनिया के गुरु थे। आपने इकॉनॉमिक का बात किया. माझा प्रश्न असा आहे की कितीही नाही म्हटलं तरी आजकाल आम्ही सगळी गोष्ट इकॉनॉमिक अँगलनं बघतो. दुष्काळाचा तुम्ही उल्लेख केलात. मराठीमध्ये म्हणे दुष्काळ आवडे सर्वांना. दुष्काळ पडला की सरकारी पैसे येतात, निमसरकारी पैसे येतात, NGOचे पैसे येतात आणि त्याची एक वेगळी इकॉनॉमी. दुसऱ्या बाजूला आपण येऊ की तुमच्यासारख्या लोकांनी काम केलं, पाणी आलं एखाद्या भागामध्ये की इमिजिएट आम्ही बागायती शेतीकडे जातो. समजा आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणाल तर ऊस लावतो किंवा अशी पाणी खूप लागणारी पिकं की ज्याचा फायदा पण खूप आहे असं करतो. पाऊस नसेल तरी त्याचे इकॉनॉमिक इन्सेंटिव्ह आहेत आणि पाऊस असेल तरी त्याचे इकॉनॉमिक इन्सेंटिव्ह आहेत. ते बहुतांश वेळेला मार्केट आणि सरकारला अटॅच्ड आहेत. तर ह्या सगळ्याचे इकॉनॉमिक इन्सेंटिव्ह आणि समाजाचं भलं, प्रकृतीचं भलं याच्यात कॉन्फ्लिक्ट आहे. तो कसा सोडवायचा? देखो, दो चीजें समझनी होगी. एक इकोनॉमी होती है जिसमें लव, रेस्पेक्ट, जिसमें लव और रेस्पेक्ट होता है, वो वायलेंट इकोनॉमी होती है. और जिसमें ये नहीं होता और जिसमें लव एंड रेस्पेक्ट होता है वो नॉन वायलेंट इकोनॉमी होती है. मैं पिछले 50 सालों से जो पानी का काम कर रहा हूँ, ये नॉन वायलेंट इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी का काम है. सर्कुलर इकोनॉमी में बताऊँ कि मैंने जब अपने इलाके में काम शुरू किया तो मेरे सारे इलाके के लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे और उनकी ज़िंदगी में लाचारी, बेकारी और बीमारी थी. और कुछ लोग, युवा लोग बंदूक लेके डकैती का काम करते थे, डाकू बन गए थे, बड़ी संख्या में डाकू. पूरा चंबल, हमारे करौली, धौलपुर जो हमारा राजस्थान का हिस्सा है, दौसा, सवाई माधोपुर, ये वहाँ डाकुओं की नर्सरी था. हमने जब पानी का काम किया, पिछले 50 सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, 3,500 लोगों ने बंदूकें छोड़कर खेती करने के काम में लग गए. तो जो वायलेंट इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली नॉन वायलेंट इकोनॉमी में बदल गई. और ऐसे गांव हैं, 40 परिवारों के गांव में 17 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है इस साल. नेट प्रॉफिट. वो डकैती करके कभी अपने घर 100 रुपए भी ला के दे नहीं पाते थे. अब उनके घर में पैसा है. ये बात हमारा मित्र सुमंत पांडे आपको ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का कैल्क जानता है, ये सारी इकोनॉमी आपको बता देगा कि 30 परिवारों में 17 करोड़ की इनकम सरसों, गेहूं, चना बेच के हुई. ये उसका प्रॉफिट है. तो दूध बेच के हुई. ये जो नॉन वायलेंट इकोनॉमी है, ये आती है जब आप लूट वाली इकोनॉमी को छोड़कर मेहनत वाली इकोनॉमी पे आते हैं. अभी हम बहुत तेजी से फ्लो कर रहे हैं वायलेंट इकोनॉमी पे. अच्छा. हमारा जो दौर है वो वायलेंट इकोनॉमी पे है. तो ये जो वायलेंट इकोनॉमी है, इस वायलेंट इकोनॉमी को हमारी सरकारें, हमारा समाज, दोनों को कह रहा हूँ, यदि नॉन वायलेंट इकोनॉमी पे नहीं आएगा तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि अभी तो फिर भी हमारी इज्जत है दुनिया में, ये इज्जत नहीं बचेगी. और हम ड्राउट और फ्लड के शिकार होंगे. हम आपस में लड़ेंगे और हमें ये अमेरिकन इकोनॉमी
हमें नहीं सिखा सकती। आज हम उससे सीख रहे हैं। यदि हमें अमेरिकन इकोनॉमी पे चलना होगा तो हमें जितनी बड़ी आज की धरती है इससे 8 गुना ज़्यादा बड़ी धरती चाहिएगी, इससे 8 गुना ज़्यादा स्पेस चाहिएगा। तो आप इससे 8 गुना ज़्यादा स्पेस तो नहीं बना सकते। इसलिए भारत को तो खासकर अपनी इकोनॉमी अहिंसक इकोनॉमी पे आना पड़ेगा, और अहिंसक इकोनॉमी श्रम निष्ठा में है। गांव बनेगा देश बनेगा, ये समझो समझाओ। गांव बनेगा देश बनेगा, ये समझें समझाएं हम। इस देश को यदि इकोनॉमी में समझना है तो फिर जो भारत की ग्रामीण इकोनॉमी है वो ही सनातन इकोनॉमी है, वो ही सस्टेनेबल इकोनॉमी है। उसी में सातत्य है, क्योंकि उसमें सच्चा उत्पादन होता है। देखो, फैक्ट्री में जो उत्पादन है वो उत्पादन नहीं है, वो केवल रूपांतरण है। फैक्ट्री में मशीन में आपने कुछ डाला, उसका रूप बदल गया, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता, वो रूपांतरण होता है। रियल प्रोडक्शन तो धरती पर ही होता है, और वो तो गांव की जमीन पर होता है, वो शहर में नहीं होता। हमें जो हमारी सरकारें और हमारा समाज जिस रास्ते पर लेके जा रहा है, ये हमारे पतन का, विनाश का रास्ता है। ये विनाश का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, और ये विनाश का रास्ता यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो सबसे पहले ये क्राइसिस हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे हालत में हम लोगों को यदि सस्टेनेबल बनना है, हम लोगों को यदि सनातन बनना है, तो फिर हमारे देश को हमारे गांवों से, हमारी खेती से, हमारी किसानी से, हमारी जवानी से, हमारे पानी से जोड़कर स्वावलंबी बनाना होगा। भारत को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत के गांवों की जवानी और गांवों का पानी और गांवों की किसानी उजड़ के यदि शहरों में आएगी तो भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत के गांवों की जवानी, गांवों का पानी और गांवों की किसानी गांवों में रोकनी पड़ेगी, और वो रुकेगी जब भारत में नॉन वायलेंस इकोनॉमी का रास्ता पकड़ा जाएगा। अभी भारत नॉन वायलेंस इकोनॉमी के रास्ते पर नहीं है, अभी भारत वायलेंट इकोनॉमी के रास्ते पर है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए गांव के सारे जवान बेरोजगार होके गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए गांव की किसानी खत्म हो गई, अब खेती नहीं करते लोग, और गांव का पानी तो सारा बह के समुद्र में जा ही रहा है। तो जब तक किसानी, जवानी और पानी बह के जाता रहेगा तब तक भारत स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। भारत का यदि स्वराज्य कायम रखना है, भारत के स्वराज्य को यदि बना के रखना है, तो सबसे पहले भारत के स्वावलंबन के लिए अहिंसक अर्थतंत्र अपनाना होगा, और अहिंसक अर्थतंत्र है खेती। खेती को बढ़ाना होगा, खेती में रोजगार है, खेती बढ़ाई थी भारत ने। एक जमाना था जब भारत ने खेती को बढ़ा के इतना अन्न उत्पादन किया, हमारा पेट खाली था पर धरती का पेट भरा हुआ था। आज हमारा पेट भर गया है, बढ़ गया है पेट हमारा, पर धरती का पेट खाली हो गया। 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। जिस कंट्री के 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हों, वो कितने दिन चलेगी? कितने दिन का पानी है उनके पास? तो हमारे पानी, हमारी खेती, हमारी धरती, हमारी प्रकृति, इसका रिश्ता है अहिंसक अर्थतंत्र से। हमें अहिंसक अर्थतंत्र बढ़ाना होगा।
आज हमारी सरकारें सारे का सारा वायलेंट इकोनॉमी पे फोकस कर रही है, और जो लोग वायलेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं वो दिन रात मल्टीप्लाई हो रही है उनकी कैपिटल। जो भी वायलेंट इकोनॉमी पे जा रहा है इस वक्त, उसकी जो कैपिटल है वो तो इतनी फास्ट ग्रोइंग हो रही है कि हमारे सपने से भी ज़्यादा। और जो नॉन वायलेंट इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं उनको सरकार त्रस्त कर रही है, सता रही है। तो इसका मतलब अब तो जवान लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो हम श्रम निष्ठा से काम करते हैं हमारी पूछ नहीं है, हम बर्बाद हो रहे हैं, तो वो भी फिर हिंसक बन जाते हैं, फिर वो भी जहाँ मौका मिलता है वहाँ लूटपाट करने लगते हैं। तो ये काम राज और समाज दोनों को मिलकर अपनी जिम्मेदारी और अपनी हकदारी से करना होगा, तब भारत की इकोनॉमी संतुलित इकोनॉमी होगी, तब भारत की इकोनॉमी सनातन इकोनॉमी होगी। आज भारत की इकोनॉमी सनातन इकोनॉमी नहीं है, आज भारत की इकोनॉमी हिंसक इकोनॉमी है, वायलेंट इकोनॉमी है, और ये वायलेंट इकोनॉमी कभी भी सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं होती। सर, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सरकारचा खूप मोठा वाटा असतो। आत्ता आम्ही बघतो तर 2 स्कीम्सची नावं समोर येतात, नमामि गंगा क्लीन करायला आत्ताच्या बेसिसवर राज्यभरात आमच्याकडे स्कीम आल्या आहेत। मग हर घर जल, नळानं प्रत्येक घरात पाणी मिळालं पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये जलयुक्त शिवार सारखी योजना झाली की ज्याच्यामध्ये कदाचित तुमच्यापासून प्रेरणा घेऊन पाणी साठवायचं। तर सरकारच्या या सगळ्या स्कीम्स किती मॅटर करतात, त्या खरंच योग्य दिशेला आहेत का, आणि त्याच्यातनं भविष्यातल्या सस्टेनेबल इकॉनॉमीकडे आपण जातोय का? देखो, ये जो नमामि गंगे है, मेरी माँ गंगा जी हृदय रोग से बीमार है। मेरी माँ की बीमारी हृदय रोग की है। हृदय रोग जब होता है जब उसके शरीर में रक्त ठीक से नहीं बहता, और मेरी माँ गंगा का इलाज करने के लिए दांतों के डॉक्टर लगाए हैं। माँ बीमार है कार्डियक डिजीज से और इलाज कर रहा है डेंटल डॉक्टर, और कभी कभी तो मेरी माँ को ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भेज देते हैं। उसके घाटों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। भाई, इसमें तुम 20,000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ भी खर्च करोगे तो मेरी माँ तो गंगा और बीमार होगी। तो ये तो नमामि गंगे का हाल है। दूसरी एक योजना है हर घर में नल, नल में जल। किसी कंपनी के प्लास्टिक के पाइप बिकवाने हैं तो फिर ऐसी योजना लेके आओ जिससे उसके प्लास्टिक के पाइप बिक सके। तो आपने हर घर में नल तो पहुंचा दिया है प्लास्टिक का, पर जल नहीं है। ये बात राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा है, ये बात भारत सरकार बोल रही है, क्योंकि आपके अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हैं, तो नलों में जल कहां से आएगा? जब आपके पास जल ही नहीं है धरती में, तो जब नल में जल कहां से आएगा? तो ये जो नारा है ना, हर घर में नल, नल में जल, नल तो पहुंचा दिए उन्होंने हर घर में, सब घरों में लग गए, क्योंकि किसी के प्लास्टिक के पाइप बिकवाने थे, खरीदने थे, तो खरीद तो लिए और पहुंचा भी दिए, पर जल कहाँ है? मुझे बता देना कहीं जहां जल पहुंच रहा हो, हर घर में नल, नल में जल। इसलिए ये जो हर घर में नल, नल में जल, ये बहुत दिखावा है। दिखावा समझते हो? ये बोलने के लिए अच्छा है कि हमने हर घर में नल पहुंचा दिया तो नल में जल भी पहुंच गया, हमने हर घर में शौचालय लगा दिया तो घर में सफाई भी हो गई। तो कभी कभी जब वेलफेयर स्टेट में, डेमोक्रेसी में दिखावा ज़्यादा होने लगता है और सच्चा करने का मन नहीं होता, तब फिर ऐसे हालात होते हैं। जलयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार इतना अच्छा योजना थी, महाराष्ट्र में शुरू हुई कि
लोगों ने जितना पैसा सरकार से खर्च कराया उससे ज्यादा पैसा गांव के लोगों ने खर्च करा श्रमदान करके। और जलयुक्त शिवार में अकेला राज्य है महाराष्ट्र जिसमें जल साक्षरता का अभियान अलग से शुरू हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को यह समझाया गया कि अब महाराष्ट्र में बड़े बांध बनाने की जगह नहीं है, और बड़े बांध तो करप्शन के अड्डे हैं, और ये सरकार जानती थी कि कितना करप्शन हुआ है बड़े बांध बनाने में। तो हमने मना किया था कि भाई बड़े बांध ना बनाओ। उस वक्त मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुन ली थी, तो क्योंकि मैं विधानसभा में दोनों सदनों को जब संबोधित कर रहा था महाराष्ट्र विधानसभा को, तब मैंने कहा था कि नेता लोग समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में कहीं भी 20-30% से ज़्यादा पैसा आज तक किसी डैम पे लगा नहीं है। डैम में जितना क्लेम किया जाता है कि इतना इरिगेशन होगा, इतना इरिगेशन होगा, उसका 1/3 भी इरिगेशन किसी डैम से हुआ नहीं है। तो जब 1/3 इरिगेशन नहीं हुआ तो 1/3 पैसा लगा होगा। सिंपल साइंस है यार, मैं कोई कैलकुलेटिव आदमी नहीं हूं, इसलिए मेरी कैलकुलेशन में बिल्कुल गलती नहीं होती, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करना नहीं जानता। सीधा गणित है, जितनी उससे सिंचाई हुई इतना ही पैसा लगा। यदि पूरा पैसा लग जाता तो जितना क्लेम किया गया था उतनी पूरी सिंचाई हो जाती। भाई मेरे जैसा सादा आदमी तो सादी चीजें देखता है, मैं कोई गणित नहीं देखता, मैं कैलकुलेट नहीं करता। मैं ये जानता हूं कि जितना पैसा इन्होंने करप्शन में खाया उतनी ही सिंचाई नहीं हुई। तो मैंने जब विधानसभा में बोला तो जो उस भाषण के बाद एक नई सरकार आई और उस नई सरकार ने मेरी बात सुनी और उन्होंने जलयुक्त शिवार शुरू किया। जलयुक्त शिवार सचमुच एक ऐसा कार्यक्रम था जिसको मैं कह सकता हूं कि वो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का एक सच्चा प्रयास था। लेकिन फिर उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर आ गया। जब हमने ये शुरू करवाया था तब हमने लिखा था कि जलयुक्त शिवार में कभी भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, कम्युनिटी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तो मैंने उस पूरे जलयुक्त शिवार को कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का आइडियल मॉडल बनवाया था, और वो आइडियल था इसलिए उस जलयुक्त शिवार में लोगों ने पैसा लगाया था, इसलिए वो जितना काम हुआ उसमें फेल नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत को यदि पानीदार बनना है तो कॉन्ट्रैक्टर फ्री जलयुक्त शिवार जैसे काम करने चाहिए। जब जलयुक्त शिवार में भी उसी सरकार में फिर कॉन्ट्रैक्टर आ गया 3 साल बाद, करप्शन हो गया, केस हाई कोर्ट में चला गया, उनके खिलाफ जांच होगी सरकार के। तो जहां कॉन्ट्रैक्टर जाएगा वो तो करप्शन करेगा ही, उसके करप्शन को रोकने का कोई तुम्हारे पास चारा ही नहीं है। और शायद इसीलिए सरकारें कॉन्ट्रैक्टर्स को बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए जो करप्ट लोग हैं वो ही कॉन्ट्रैक्टर्स की फौज खड़े कर रहे हैं, क्योंकि नेता का चरित्र बचा रहता है, साफ दिखता रहता है। वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कमाई करके उनको देता रहता है, पहुंचाता रहता है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टरों की फौज तैयार की जा रही है भारत में अब, और नेता जो है ईमानदार बने हुए हैं। तो ये जो बेईमानी है, इस बेईमानी का, इस करप्शन का अब कंप्लीटली रूप चेंज हो गया भारत में। तो जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी होती है तब करप्शन हाई लेवल पे जाता है, और वो करप्शन ऐसा होता है जो दिखता भी नहीं है। बाकी करप्शन दिख जाते हैं, छोटे करप्शन गांव में होते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी आई है इसमें करप्शन अब पकड़ में भी नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं बताता किसी को कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं बताता कि मैंने इस पे कितना खर्च किया है, और उस कॉन्ट्रैक्टर पे
राइट टू इंफॉर्मेशन भी नहीं लगता, कोई उससे पूछ भी नहीं सकता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है आज की, वो करप्शन के हाई लेवल पर हमें लेकर जा रही है। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेमोक्रेसी में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का जो सस्टेनेबल सनातन रास्ता है, उसकी संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं। मैंने कहा ना यार, उसी सरकार ने इतने अच्छे काम शुरू किए थे जो भारत को सिखा सकते थे, दुनिया को सिखा सकते थे। कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का जलयुक्त शिवार सबसे आइडियल मॉडल था, और उसी वक्त हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार जब शुरू हुई, 2-3 महीने के बाद हमारे कहने से जल साक्षरता का एक अभियान शुरू हुआ। इतना अच्छा अभियान चला, इतना अच्छा अभियान चला कि गांव-गांव में जल साक्षरता के नाम पर लोग खड़े होने लगे। सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का एक अभियान महाराष्ट्र में खड़ा हो गया। अब खत्म हो गया, ना अब जलयुक्त शिवार है और ना अब जल साक्षरता है, दोनों गायब हो गए। बजट है, पैसा है, दोनों के नाम पर पैसा है, जल साक्षरता पे भी पैसा है और जलयुक्त शिवार में भी पैसा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है उस पैसे का। शेवटचा प्रश्न असा आहे की या सगळ्या चर्चेनंतर मी समजा एक शहरी भागातला तरुण असेल आणि मी एक ग्रामीण भागातला तरुण असेल, दोन वेगवेगळ्या केस, एक शहर का एक गांव का, मेरे पास डुएबल एक्शन आइटम्स क्या है? मी एक्शन आइटम्स, कृती कार्यक्रम माझ्या वैयक्तिक लेवलला काय केला पाहिजे? दोनों के पास बहुत कुछ है करने के लिए। शहरी लोग जल की चेतना, प्रकृति की चेतना, धरती की चेतना, पर्यावरण की चेतना जगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन चेतना जगाने का काम वही कर सकता है जिसके मन मस्तिष्क में, मन मानस में उसका एक रिश्ता हो, उसका रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन हो, और हाथों से उसने कुछ किया हो। जब करने वाला कुछ बोलता है ना, तो दुनिया सीखती है करके। वो जानती है कि जो बोल रहा है वो बिना करे नहीं बोल रहा, उसने 50 साल कुछ किया है जीवन के, इसलिए उसको सुनती है और करती भी है। इसलिए शहरी युवाओं को आसानी से काम करने के लिए ये है कि पहले समस्या को समझना, फिर उसके समाधान के लिए श्रम करके समझाना, और फिर चेतना जगाना। यदि इस रास्ते से शहरी युवा जाएगा तो शहरी युवा को लगेगा कि यार देखो मैंने तो कुछ किया, और एक सदाचार और एक व्यवहार में उसके बदलाव आएगा, उसको आनंद होगा, वो आनंदित होगा अपने जीवन में ये सब करके। गांव के लोगों को करने के लिए बहुत है। गांव का युवा वो अपने घर से लेके अपने खेत तक, अपने घर से लेके अपने गांव की गली तक जो भी मिट्टी या पानी बह के जा रहा है गांव से बाहर, उसको अपनी गांव में ही, अपने खेतों में ही संरक्षण का काम शुरू करे, हरियाली बढ़ाने का काम शुरू करे। भले ही अपनी ज़मीन पे करे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉमन प्रॉपर्टी पे जाके कुछ करे, अपने घर से शुरू करे। जब आदमी अपने घर से शुरू करता है तब उसका असर ज़्यादा होता है, तब उसको दुनिया देखती है। तो आज के शहरी युवा को भी और ग्रामीण युवा को भी ये समझना होगा कि यदि उसे स्वस्थ रहना है, यदि उसको आरोग्य रहना है, अच्छा रहना है, आनंदित रहना है, तो आनंद के लिए श्रम निष्ठा, श्रम से किया हुआ काम उसको भूखा नहीं मरने देगा, उसको लाचार, बेकार, बीमार नहीं होने देगा। तो जब हम श्रम निष्ठा से काम करते हैं, जब हमारे जीवन में
श्रम आ जाता है तो हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हम अपने जीवन के लिए ये जो इस प्रकृति से ले रहे हैं वो अपनी पीढ़ी का कर्ज है और वो कर्ज मुझे जीते जी चुकाना है। तो उस कर्ज को चुकाने का भाव जब युवाओं के मन में आएगा तब युवाओं के रास्ते ज्यादा गहरे, ज्यादा आनंददायी और ज्यादा विश्वास वाले होंगे। बस उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि देखो यार, मैं जो कुछ अपने लिए ले रहा हूं ये केवल मेरा नहीं है, ये मेरी पीढ़ियों का, मेरी जनरेशन का उधार है और मुझे इस धरती से जाने से पहले ये उधार चुका के जाना है। जिस दिन ये मन में आ जाएगा भारत के युवा के, उस दिन वो अपने काम ढूंढने लगेगा। फिर वो अपना पैकेज में नहीं ढूंढेगा, फिर वो प्रॉफिट में नहीं ढूंढेगा। ये जो पैकेज और प्रॉफिट है ये हमें नेचर से डिस्कनेक्ट करता है। ये जो हमारा डिसइंटीग्रेशन है लाइफ का, इस लाइफ को यदि आनंदमयी बनाना है, सुखी बनाना है, तो बस ये देखना है कि मुझे अपने जीवन के लिए मैंने जो लिया मैं जाने से पहले दे के जाऊंगा। बस इतना हुआ तो हुआ। राजेंद्रजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपल्या 50 वर्षाच्या कामातलं सगळं संचित आज तुम्ही थिंक बँकला सांगितलं, काय करायचं तेही सांगितलं। तुम्ही दिलेल्या वेळाबद्दल आम्ही सर्व खूप खूप आभारी आहोत। थँक्यू।